हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने आप लोगों को लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना और तो और रिपोर्ट लिखना भी बता दिया है, तो आज हम लोग देखेंगे कि एक आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है। दरअसल आपकी परीक्षा में ये आर्टिकल पूरे 6 नंबर का आता है और उस 6 मार्क्स के लिए आप चाहे तो रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं या फिर आप आर्टिकल को लिख सकते हैं। रिपोर्ट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या है और किस तरीके से लिखने पर हमें पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे, ये पूरी बातें हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल को कैसे लिखा जाता है, आर्टिकल लिखने का फॉर्मेट क्या है और किस किस टॉपिक पर आर्टिकल आ सकता है, प्लस साथ में किन तरीकों का प्रयोग करके हम केवल आर्टिकल ही नहीं द बेस्ट आर्टिकल कैसे लिखेंगे और पूरे के पूरे 6 नंबर हमें कैसे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि आर्टिकल लिखना, इसके पहले जरूरी बात ये है कि आर्टिकल होता क्या है। तो चलो बताते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। देखो, जो आर्टिकल राइटिंग है इसका मतलब होता है कि किसी विशेष विषय पर अपने विचारों, शोध को अंग्रेजी में हम रिसर्च कहते हैं, और तथ्यों को लिख करके जनता तक पहुंचाना। देखो, जो हमारा रिपोर्ट था उसका मतलब था कि जो चीज एकदम रियल घटना पर आधारित होगी, जिसको हम अपने आंखों द्वारा देखे रहेंगे, कानों द्वारा सुने रहेंगे, वो लिखना हमारा रिपोर्ट राइटिंग में जाता है। लेकिन आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का सीधा सा मतलब है कि किसी विशेष विषय पर कोई मान लो विशेष मुद्दा, जैसे कि मैं बोल दूं प्रदूषण के ऊपर लिखिए, तो ये हो गया किसी विशेष मुद्दा, किसी विशेष विषय पर अपने जो विचार रहेंगे। अब देखो, हमारे विचार भी हो सकते हैं, प्लस साथ में कोई शोध या फिर कोई रिसर्च भी हो सकता है। जैसे देखो, मैं बोलूं कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है, नहीं, ये एग्जाम्पल देना सही नहीं होगा। मान लो मैं कहूँ कि ब्लड ग्रुप किसी आदमी का ये है, औरत का ये है, दोनों का विवाह हो गया, तो बताओ कि बच्चे का ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या क्या है। तो इस तरीके से इस पर मान लो किसी इंसान ने शोध कर दिया, कोई रिसर्च कर दिया, अब वो उस चीज को छाप करके बताना चाहता है लोगों द्वारा कि कैसे और किस तरीके से हम ब्लड ग्रुप के ऊपर चीजों को देख सकते हैं। तो देखो, तो ऐसे ही जो तथ्य रहते हैं उसे जनता तक पहुंचाना हमारा आर्टिकल कहलाता है। और ये जो है ये आमतौर पे समाचार पत्रों, जैसे कि समाचार पत्र जिसे हम न्यूज़पेपर कहते हैं, पत्रिका जो कि मैगजीन्स कहा जाता है, और वेबसाइटों के लिए लिखा जाता है। किन किन चीजों में हम लिख पाएंगे, हम चाहे तो इसे न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, हम चाहे तो इसे मैगजीन्स में लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इसे वेबसाइटों के लिए लिख सकते हैं। लेकिन देखो, अभी ध्यान दो, अभी कुछ लोग को लगता होगा कि मैम जो हमारा निबंध है, यानी कि जो इसे है और जो आर्टिकल है वो दोनों सिमिलर होता है, तो इसकी फैक्ट क्या है, चलो इसके विषय में चर्चा करते हैं। देखो, जो निबंध होता है वो निबंध हम या तो खुद के लिए लिखते हैं, ये संभावना तो काफी कम है, ये ज्यादातर परीक्षा के लिए होता है। लेकिन जो हमारा आर्टिकल होता है ना, ये पूरी दुनिया को कुछ नया सिखाने या फिर कुछ ही किसी मुद्दे पर जागरूक करने के लिए लिखा जाता है। अब मान लो जो निबंध है, मान लो बेटा कि आपके एग्जाम में निबंध आ रहा है 5 नंबर का, तो आप वो निबंध लिखेंगे तो वो आपके परीक्षा की दृष्टि से हो जाएगा। लेकिन जो आर्टिकल है ये लिखा जाता है पूरी दुनिया को किसी मुद्दे पर जागरूक करने के लिए, किसी विशेष चीज पर बात करने के लिए। जैसे कि अभी देखो, अरावली पर्वत खतरे में था, तो लोग अरावली के ऊपर कई सारी चीजें लिख रहे थे, अरावली पर वीडियोस बनाई जा रही थी, अरावली पर्वत ने कितनी चीजें हमको दी हैं, किन किन परेशानियों से बचाया है, तो वो सारी चीजों जो लिखना होगा वो हमारा आर्टिकल राइटिंग के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन मान लो वही आप केवल एग्जाम के लिए लिखते तो वो इजी राइटिंग में चला जाता।
तो ये हो गया। अब देखो बात करेंगे कि आर्टिकल लिखना तो ठीक है, लेकिन इसको सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। तो आर्टिकल लिखने के लिए कुछ मुख्य हिस्से इस प्रकार है, जिसमें कि सबसे पहले आपको एक प्यारा सा हेडिंग देना पड़ता है, यानी कि शीर्षक देना पड़ता है। जैसे देखो फिर वही एग्जाम्पल की अरावली की बात आ जाएगी, तो इसमें हम छोटा सा हेडिंग क्या डालेंगे, हम डालेंगे हैशटैग सेव अरावली, यानी कि अरावली को बचाया जाए। तो कुछ इस तरीके से एक छोटा सा हमको हेडिंग डाल देना पड़ जाता है। और जो हेडिंग रहेगा ये बहुत ही आकर्षक, आकर्षक का मतलब है कि वो कैची होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे देखते ही पढ़ना चाहें। तुम ऐसा न लिख दो कि जो आर्टिकल है कोई हेडिंग देख करके ही मना कर दे कि नहीं नहीं हमें नहीं पढ़ना। ऐसा हेडिंग लिखना पड़ता है कि वो आई कैचिंग रहे, लोग उसे देख करके पढ़ना भी चाहे। इसके बाद बाई लाइन करके आर्टिकल लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। जैसे कि मान लो कोई राहुल नाम का बच्चा है और उसने किसी चीज के ऊपर आर्टिकल लिख दिया, तो हेडिंग डालने के बाद बाई करके राहुल का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन हमारा आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि पहले पैराग्राफ में हमें विषय का परिचय देना होता है, यानी कि जो हमारा विषय है वो किस चीज से रिलेटेड है, उसमें कौन कौन सी चीजें रहने वाली हैं, और ये बताना है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। अगर मान लो हम अरावली पर्वत के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि हमें उसके ऊपर क्यों लिखना है, कौन सा खतरा है, हमें उसको ऊपर लिखना ही क्यों है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन पूरा होने के बाद हम पहुंच जाएंगे बॉडी वाले पार्ट पर। बॉडी जो कि विवरण रहता है, और यहाँ पर हमें विषय के जो कारण है, प्रभाव है, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स है, इन सारी चीजों का उदाहरण देते हैं बॉडी वाले पार्ट में। और बॉडी के बाद सबसे लास्ट में देखो कोई भी चीज है बिना कंक्लूजन के नहीं पूरा होने वाला, यानी कि बिना निष्कर्ष के कुछ भी नहीं पूरा होता। तो लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे। अंत में हम अपनी राय को लिख सकते हैं, समाधान लिख सकते हैं, और लोगों के लिए एक कॉल टू एक्शन लिखा जाता है। कॉल टू एक्शन का मतलब है कि जैसे हमें पेड़ लगाने चाहिए, मान लो ना कि हम ट्री प्लांटेशन के ऊपर लिख रहे हैं, मतलब पेड़ बहुत ज्यादा कट रहे हैं, लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, तो एकदम लास्ट में हम चाहे तो लोगों को ऐसा लिख सकते हैं कि पेड़ को लगाना चाहिए, हमें ऐसा काम करना चाहिए। यानी कि जो भी आप इसमें सजेशन को देंगे, जो कुछ भी आप इसमें सजेशन को देंगे, वो सब आपका कॉल टू एक्शन में चला जाएगा। यानी कि ये काम करके जो निष्क्रिय चीजें पड़ी हैं हम उसे एक्शन में ला सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन हम किसी भी टॉपिक पर जब बात करते हैं तो कुछ ट्रिक्स और टिप्स अप्लाई होते हैं, जिनकी मदद करके हम उस टॉपिक को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए हमारे पास 3 गोल्डन रूल होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहली बात, रिसर्च करना। आर्टिकल लिखने से पहले उसके बारे में जानकारी जुटाना। अब मान लो कि तुम ओजोन परत के ऊपर लिख रहे हो कि ओजोन परत ऐसी होती है, इतना उसका काम है, जब उसमें छेद हो जाता है प्रदूषण की वजह से तो दुनिया इस खतरे में चली जाती है। मान लो तुम सब लिख रहे हो और तुमसे किसी ने पूछ दिया कि चलो अच्छा ओजोन को फॉर्मूला बताओ, तो तुम लगे ताकने, तुमको कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन ना आ जाए, तो सबसे पहला बात होता है कि हमें जिस भी टॉपिक के बारे में बात करना है उसके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। सोचो अगर तुम्हारे अंदर ही जानकारी ना हो तो तुम दुनिया को क्या ही बताओगे, यानी कि अपने ही जानकारी नहीं है तो फिर क्या ही किया जाएगा। जैसे देखो वो कहते हैं ना कि जैसा साठी का लाल चाउर वैसे दतनी पोर का की, यानी कि एकदम तुमको भी कुछ नहीं आ रहा था, ऊपर से तुमने लिख भी दिया। और चलो अच्छा अब इसके आगे करते हैं। नहीं देखो, रिसर्च करने के बाद हम चले जाएंगे सिंपल लैंग्वेज पर आधारित। अब देखो हमने किसी टॉपिक पर रिसर्च कर दिया,
दुनिया में उसे प्रकाशित भी कर दिया, लेकिन क्या सारे लोग वैसी लैंग्वेज को समझने में सक्षम हो पाएंगे? जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई इंसान कम पढ़ा लिखा होगा या फिर वो नॉर्मल नॉर्मल वाले वर्ड समझ पा रहा होगा। तो अगर वो नॉर्मल समझ पा रहा है तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है ताकि उसे सारे लोग समझ सके। भारी भरकम शब्दों के बजाय सरल भाषा का प्रयोग करना है, और कारण इसका ये है कि हर कोई इसको समझ पाए। और इसके बाद हम पैराग्राफ्स के ऊपर चले जाते हैं। जब ये आप जान जाएंगे कि ठीक है इतनी चीजें हो गई, तो पूरी बात को कभी भी एक ही जगह पर नहीं लिखना होता, इसे हमें छोटे छोटे पैराग्राफ का यूज करके लिखना पड़ता है। जैसे देखो ये सारी चीजें हो गई, तो हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। और इतिहास गवाह है कि किसी को कोई टॉपिक समझ में आए चाहे न आए, लेकिन उदाहरण सबको समझ में आ जाता है। और हमें उदाहरण से ही तो काम है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें यही लिख करके आना है। तो देखो मान लो कि हमारा एक आर्टिकल लिखना है और उसका टॉपिक है कि द डिजिटल ट्रैप इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, यानी कि सोशल मीडिया का ऐसा जाल और युवाओं के ऊपर सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट पड़ा है, इसके ऊपर लिखना है। तो सबसे पहले हमने एक प्यारा सा हेडिंग डाल दिया, और हेडिंग डालने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाई करके हमें लिखने वाले का नाम लिखना पड़ता है। तो हमने हेडिंग डाल दिया। दूसरी बात कि हम बाई करके जिसने लिखा है उसका नाम लिख देंगे। मान लो किसी राहुल नाम के बच्चे ने लिखा है, तो हम यहाँ पर बाई करके राहुल लिख देंगे। अब तीसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी चीज लिखेंगे वो एकदम आसान भाषा में होना चाहिए, यानी कि उसे सारे लोग समझ पाए। तो देखो जो लिखा होगा वो तो आसान भाषा में ही होगा। प्लस चौथा पॉइंट कि एक ही बार में नहीं लिख देना है, उसे हमें पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से, जैसे कि देखो हम द डिजिटल ट्रैप इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ के ऊपर कैसे लिखेंगे। इन टूडेज एरा, यानी कि आज के समय में द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हैव बिकम एन इनवैल्यूएबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब देखो इनवैल्यूएबल का मतलब होता है अमूल्य, यानी कि आज के समय में जो इंटरनेट और सोशल मीडिया है वो हमारे जीवन का अमूल्य हिस्सा है। क्या तुम अपने एक भी दिन की कल्पना बिना मोबाइल फोन के कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। हम जैसे ही सो करके उठे नहीं कि मोबाइल देखने से दिन की शुरुआत हो जाती है, तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि बिना सोशल मीडिया के हम अपने दिन की कल्पना कर पाए। अब देखो मैम आपको पढ़ा रही हैं तो ये पूरा सोशल मीडिया ही है, ये जो पेन है सोशल मीडिया, बोर्ड है सोशल मीडिया, जिस मोबाइल फोन से आप देख रहे होगे हमें या लैपटॉप से देख रहे होगे सोशल मीडिया। तो ये सारी चीजें तो कल्पना भी नहीं की जा सकती लाइफ की। दैट इज वाई इनवैल्यूएबल पार्ट है हमारे जीवन का। Facebook, Instagram and YouTube have transformed the world into a global village, यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है बदल देना, इसका अर्थ है बदल देना। यानी कि जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन सारी चीजों ने मिल करके पूरे संसार को बदल करके एक ग्लोबल विलेज में चेंज कर दिया है। इसका मतलब ये है कि सारे लोग यहाँ पर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। However, is this transformation entirely beneficial for our youth? अब देखो ये बहुत गहरा सा प्रश्न है। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, बदलना। इंटायरली का मतलब होता है पूरे तरीके से, इसका मतलब है पूरे तरीके से। और बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी, इसका मतलब है लाभकारी। यानी कि बताओ यदि हम अपने एक दिन की कल्पना बिना डिजिटल बिना सोशल मीडिया के नहीं कर सकते, तो क्या ये जो हमारा सोशल मीडिया है वो पूरे तरीके से हमारी जो यूथ है उसके लिए बेनिफिशियल होगा? सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट डिमांड्स आवर अटेंशन, यानी कि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको हमारे अटेंशन की जरूरत है।
सीधा सा मतलब है कि यदि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया कि सोशल मीडिया, हम सोचेंगे बहुत अच्छा है, सो करके उठ रहे हैं सोशल मीडिया को देख रहे हैं, सोने से पहले 1 घंटा मोबाइल चला रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, उसके बाद सोएंगे, तो भाई तुम्हारा भविष्य एकदम खतरे में है। प्रश्न इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या सोशल मीडिया पूरे तरीके से हमारी जो युवा वाली जनरेशन है उसके लिए अच्छा होगा? तो देखो जवाब क्या निकलेगा। ऑन वन हैंड, यानी कि एक तरफ बात करें तो सोशल मीडिया इज अ ट्रेजर ट्रूव ऑफ नॉलेज। अब देखो ट्रेजर ट्रूव का मतलब होता है खजाना, इसका अर्थ है केवल खजाना नहीं, ज्ञान का खजाना। अब नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान, और ट्रेजर ट्रूव का मतलब है खजाना। यानी कि एक तरफ बात करें तो जो सोशल मीडिया है वो सचमुच में ज्ञान का खजाना है, क्योंकि हमें अभी कुछ नहीं आ रहा है, हमने केवल सोशल मीडिया पर हम गए, जा करके यूट्यूब बाबा को क्लिक किया और पूछ लिए चलो गूगल हमें इस प्रश्न का जवाब दो, वो बता देगा। आप कहीं से भी पूछ लो, आप जेमिनाई से पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, परप्लेक्सिटी से पूछ लो, किसी से भी आप पूछ सकते हो। अरे बाप रे, आज के जमाने में तो वो देखो व्हाट्सएपवा पे भी ऐसा एआई मेटा वाला फीचर आ गया है, ऐसा जो गोल गोल रहता है, तुम लोग इसको क्लिक करके एआई मेटा वाले पे चले जाओगे, इस तरीके से देखो उस पे लिखा रहता है, इस तरीके से लिखा रहता है एआई मेटा। अब इसको क्लिक करोगे, जाके उसमें भी प्रश्न पूछोगे, वो भी जवाब देगा, और केवल प्रश्न का ही नहीं, वो तो तुम्हें फोटोज भी उठा करके, पिक्चर भी उठा करके दे देगा। यानी कि हम लोग कितना आगे जा चुके हैं, गूगल गूगल का भी नया एआई मोड आ चुका है। तो एक तरफ बात करें तो जो सोशल मीडिया है वो हमारे लिए सचमुच में ज्ञान का खजाना है, लेकिन क्या ये 100% सही है? तो बिल्कुल नहीं। जानते हो दुनिया में कोई भी चीज है, सारी चीजों के 2 एस्पेक्ट होते हैं। अब पॉजिटिव है तो निगेटिव भी होगा, तो वैसे ही सोशल मीडिया का, through it students are acquiring new skill and staying connected with news फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि इसकी मदद से जो विद्यार्थी हैं वो नए नए स्किल को सीख रहे हैं। देखो एक्वायरिंग का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर सीखना, एंड स्टेइंग कनेक्टेड विद न्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि न्यूज से कनेक्टेड है, जो भी चीजें हमारे आसपास में हो रही हैं। देखो अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कोई घटना दूसरे जगह होती, हमें 1 महीने बाद पता चलता, लेकिन आज ऐसी सोशल मीडिया है कि 2 बजे कहीं पर घटना घटी, 2:05 पर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? केवल और केवल सोशल मीडिया की मदद से। However, the other side of this phenomenon is quite concerning। अब देखो फिनोमिनन का मतलब होता है घटना, क्वाइट कंसर्निंग का मतलब है चिंताजनक। यानी कि एक तरफ तो सोशल मीडिया हमारे लिए ज्ञान का खजाना है, लेकिन दूसरी तरफ वही सेम सोशल मीडिया हमारे लिए चिंताजनक की बात है। अब कारण इसका क्या है कि नाउ अ डेज यंग पीपल आर स्पेंडिंग 5 to 6 hours अ डे इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। अब देखो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। अब ये बताओ खराब क्यों है? क्योंकि आज के समय की बात करें तो जो लोग हैं वो 5 से 6 घंटे, एक दिन के 5 से 6 घंटे अपना जो स्क्रीन है, अब चाहे वो मोबाइल फोन का हो, लैपटॉप का हो या फिर टीवी का हो, वो उसी स्क्रीन के सामने 5 से 6 घंटे बिताते हैं। और यही कारण है विच इज हैविंग अ डिस्ट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन देयर स्टडीज एंड मेंटल हेल्थ। और देखो आप विद्यार्थी हो, अगर आप विद्यार्थी हो तो क्या सोशल मीडिया आपके लिए बना है? बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया आपके लिए नहीं है, आपको किताबों से पढ़ना चाहिए। लेकिन ये बात पहले कही जाती थी जो कि गलत है। आप आज हमसे पूछेंगे तो आपकी कोमल मैम यही बताएंगी कि सोशल मीडिया मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब जैसे तुम मैम को देख पा रही हो तो कैसे बताओ, सोशल मीडिया की वजह से कोई टॉपिक जो तुम्हें पहले एक ही टीचर से पढ़ना पड़ता था, नहीं समझ में आता था, वो सेम टॉपिक आज तुम कई टीचरों से पढ़ सकते हो, और जिसका अच्छा लगे उसके साथ में तुम रह सकते हो और पूरे साल की तैयारी उसी से कर सकते हो। तो बताओ सोशल मीडिया तो अच्छा हो गया।
अब ये हो गया। अब इसके बाद देखो पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखना था तो कुछ इसी तरीके से लिखना है। एक्सेसिव यूजेज इज गिविंग राइज टू प्रॉब्लम सच एज स्लीप डिप्रीवेशन, आई स्ट्रेन एंड फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखो कहते हैं ना, कोई भी चीज आप लिमिटेशन में रहकर यूज करेंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा, लेकिन उसी सेम चीज को अगर हम अधिकता में ला देंगे, कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कि किसी भी चीज की अधिकता खराब ही होती है। अब मोबाइल फोन तुम्हारे अच्छे के लिए बना है, तुम एक दिन में 4-5 पिक्चर देखने लग जाओ, एक दिन में 7-8 घंटे सोशल मीडिया चलाने लग जाओ, तो वो तुम्हारी गलती है। वही कहा जा रहा है कि किसी चीज पे मान लो मोबाइल फोन ही है तो उसका ज्यादातर मात्रा में प्रयोग करना वो प्रॉब्लम को इंक्रीज कर रहा है, समस्याओं को बढ़ा रहा है। जैसे कि स्लीप डिप्रीवेशन, लोग सोने की बीमारियों से ग्रसित हैं। अब पहले ऐसा होता था, कोई बच्चा है वो आराम से 6-7 क्या, वो तो हमने कम बता दिया, 8-10 घंटे सोते थे। आज के समय में सोने से 1 घंटे पहले तक तुम लोग मोबाइलिए देखते रहते हो, और यही कारण है कि नींद भी नहीं आएगी। धीरे धीरे जो ब्लू रेडिएशन है वो चलती जाएंगी और उससे मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगा। लोग को नींद नहीं आ रही है, सोने की पिल्स ली जा रही है, तो सोशल मीडिया का ही कारण है। आंखों में जलन हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, कम उम्र में चश्मा लग जा रहा है, तो किस वजह से? सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव की वजह से। और फोमो, फोमो का मतलब है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसे कि लोग क्या है ना, अपने वास्तविक जीवन से बहुत दूर हैं और सोशल मीडिया में ट्रैप हैं। जैसे कि मान लो फोमो का मतलब है कि किसी चीज को खो देने का डर। जैसे अगर तुम्हें ऐसा लगे, आए हो आज अगर हम कमेंट नहीं चेक करेंगे तो क्या पता कितने लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट किए होंगे, पता नहीं उस लड़कियां ने मेरी स्टोरिया लाइक किया कि नहीं किया, पता नहीं उसको भेजे थे रील्स देखा कि नहीं देखा। इसका मतलब है कि तुम ऐसे संसार में खो चुके हो कि तुम्हें लगता है एक दिन सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे तो न जाने कितने लोगों से पीछे रह जाएंगे। और यही कारण है कि सोशल मीडिया स्टूडेंट्स के ऊपर बैड इफेक्ट को डाल रहा है। People have started caring more about virtual friends than real ones। यानी कि अब असली जिंदगी में तुम्हारे एक को दोस्त भले ना हो, लेकिन सोशल मीडिया में 50-60-100-200 दोस्त होंगे और तुम्हें वही सोशल मीडिया के दोस्तों की ज्यादा पड़ी रहेगी। तो इसके बाद अल्टीमेटली सोशल मीडिया इज नॉट इनहेरिटेंटली बैड, यानी कि पूरे तरीके से सोशल मीडिया खराब नहीं है। बट अब देखो मैंने वही बताया था ना कि अगर मगर लेकिन चूंकि परंतु ताकि इसलिए ये सब लग गया तो बात बिगड़ गई। सोशल मीडिया पूरे तरीके से बुरा नहीं है, बट का मतलब है लेकिन इट्स बैलेंस्ड यूज इज इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है बेटा आवश्यक, इसका मतलब है आवश्यक, यानी कि सोशल मीडिया का बैलेंस्ड तरीके से यूज करना हमारे लिए जरूरी है। वी शुड स्टेप अवे फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड एंड कनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड एज वेल। देखो ऐसा नहीं है, मानते हैं सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन अब तुम दिन रात सोशल मीडिया में घुसे रहोगे तो क्या फायदा है। बेटर ये है कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा बाहर निकलो बेटा और वास्तविक जीवन को देखो, क्योंकि जब तुम परेशान रहोगे ना तो तुमको सोशल मीडिया नहीं काम देगा। तुम असली जिंदगी में किसी को पाना चाहोगे, सोचोगे कि सोशल मीडिया पे तो 200 दोस्त हैं लेकिन बात करने के लिए कौनो नहीं मिल रहे हैं। तुम सोचोगे असली जिंदगी में एक को दो दोस्त थे, बैठ करके थोड़ा सा बात कर लेते सही लगता। तो इस वजह से रियल वर्ल्ड में भी रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट फॉर आर बेनिफिट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे बेटरमेंट के लिए होती है। बेनिफिट का मतलब होता है बेटा कि ये हमारे लाभ के लिए होती है। वी आर नॉट स्लेव्स टू टेक्नोलॉजी। स्लेव्स का मतलब होता है गुलामी करना। अब मान लो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बेहतर है तो क्या हमें इसका गुलाम बन जाना चाहिए? अच्छा मान लो सारी चीजें तो ठीक है, तुम एग्जाम्पल भी समझ लिए ना, लेकिन अब मेन पॉइंट पर चलते हैं। मेन पॉइंट बेटा देखो ये था ना कि बेटर तरीके से आर्टिकल को कैसे लिखा जाएगा और पॉइंट कैसा होगा। जैसे देखो अभी हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल को देखा, तो एग्जाम्पल में क्या तुम्हें ये एक निबंध की तरह लग रहा था? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब था कि पूरी दुनिया को, जितने भी संसार के लोग हैं, सारे लोगों को सोशल मीडिया के बारे में जागरूक करना। कितना अच्छा बेटा था राहुल, देखो उसने कितना अच्छा सा लिखा हुआ था किसके ऊपर?
द डिजिटल ट्रैप, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ के ऊपर। अब देखो इजी होता तो तुम हेडिंग डाल डाल करके केवल एग्जाम की दृष्टि से 5 नंबर पाने के लिए लिखते, लेकिन अभी तुम्हें केवल एग्जाम के लिए नहीं पूरी दुनिया को जागरूक करने के लिए लिखना है, तो ये कारण है कि इस तरीके से लिखा जाता है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग को आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखा जाता है, सही तरीका क्या है और क्या कौन कौन से पॉइंट आपको इसमें इंक्लूड करने हैं, वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो यदि कोई डाउट आपके मन में होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलिएगा, और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।